Welcome back, everyone, and good morning to all of you. Now, in this session, we will start elasticity of demand, that is the price elasticity of demand. And in this question, the 2 degrees remains, that is the come on page number 29. The remains 2 degrees, that is the relatively elastic demand and the relatively inelastic demand. And in the previous lecture we already completed the degrees of the price elasticity of demand in the 3 degrees, that is the perfectly elastic, perfectly inelastic, and the unitary elastic demand. Now you can see on the screen, that is the elasticity of demand, price elasticity of demand, मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो फ्रेंड वहाँ पे हमने देखा था कि प्राइस में जो चेंज हो रहा है एंड डिमांड में, तो वहाँ पे हम प्राइस इलास्टिसिटी यानी कि जो चेंज हो रहा है प्राइस में कितना प्रोपोर्शन यहाँ पे उनकी इफेक्ट डिमांड पे हो रही है, वो हम यहाँ पे देख रहे थे. और वहाँ पे एक फॉर्मूला भी था, तो आपको मैंने एक याद रखने के लिए एक ट्रिक भी बताई थी कि ऊपर डी और नीचे पी, यानी कि हम फेसबुक या तो व्हाट्सअप पे जो डीपी बोलते हैं, तो डी जो पहले बोलते हैं दैट इज़ द डी, और पी बाद में, यानी कि हम डिवाइड करेंगे पी से. तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड एंड डिवाइड बाय प्रपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस. एंड देन द डेफिनेशन ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. एंड देन डिग्रीज, तो हमने 5 अलग अलग डिग्रीज में परफेक्टली इलास्टिक, तो हमें वहाँ पे पता था कि परफेक्टली इलास्टिक जो डिमांड है वहाँ पे डिमांड जो हमारी है वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन सॉरी प्राइस जो हमारी वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन डिमांड में चेंज हो सकता है. एंड परफेक्टली जो इन इलास्टिक डिमांड की हम बात करें तो वहाँ पे हमारी डिमांड कांस्टेंट, यानी कि कोई चेंज नहीं डिमांड के अंदर, और प्राइस में चेंज हो सकता है. एंड देन यूनिटरी, यानी कि प्राइस एंड डिमांड में दोनों में जो चेंज होगा दोनों में इक्वल चेंज, एंड दैट्स वाई द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. एंड द फोर्थ वन दैट इज द रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. तो फ्रेंड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिंपल ही है कि जो हमने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यूनिटरी, तो हमें समझ में आ गया कि दोनों में जो चेंज है वो इक्वल है. एंड परफेक्टली इलास्टिक, तो इलास्टिक में आपको याद रखना है कि प्राइस इज कांस्टेंट एंड द डिमांड इज वेरिएबल. एंड द सेकंड दैट इज द परफेक्टली इन इलास्टिक, तो वहाँ पे जो हम बोल सकते हैं कि डिमांड जो कांस्टेंट थी और जो चेंज हो रहा था वो प्राइस में हो रहा था. अब हम यहाँ पे आगे बात करते हैं कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड के अंदर हम बात करें तो इलास्टिक डिमांड यहाँ पे क्या होगी, दैट इज द ग्रेटर देन 1. व्हेन परसेंटेज चेंज इन अ डिमांड इज प्रोपोर्शनेटली मोर देन परसेंटेज चेंज इन अ प्राइस, देन सच अ डिमांड इज कॉल्ड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. तो फ्रेंड सबसे पहले आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लो कि जो चेंज हो रहा है वो डिमांड में वो ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन अ प्राइस, यानी कि डी ग्रेटर देन पी. और यहाँ पे जो एग्जांपल दिया कि इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी आर राइजेस बाय 10% एंड इट्स डिमांड्स फॉल बाय 3%, यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिमांड जो है हमारी वो ग्रेटर देन 30% और प्राइस है वो डेट इज द 10%. तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो रही है कि प्राइस जो है वो उसमें जो चेंज है वो कम है और डिमांड में ज़्यादा चेंज, दैट इज द 30%. देन इट्स डिमांड इज कॉल्ड इलास्टिक डिमांड. और यहाँ पे हम फॉर्मूला से समझ रहे कि, और आपको फॉर्मूला याद है कि ऊपर डिमांड और डिवाइड हम किसके साथ करेंगे, तो प्राइस के साथ. तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, यानी कि डिमांड फॉल्स हो रही है तो -30% डिवाइड बाय प्राइस, तो प्राइस जो हो रही है वो इंक्रीज 10%, यानी कि +10%. तो -30 डिवाइड बाय +10, परसेंटेज को हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं, तो 30 डिवाइड बाई 10 यानी कि 3 -3, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि प्लस में हो जाएगा पॉजिटिव. तो यहाँ पे जो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड दैट इज द 3, यानी कि आपको यहाँ पे ऊपर लिखा है फ्रेंड, यस, ग्रेटर देन 1, देन द 3 इज ग्रेटर देन 1. तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला की हम बात करें वो कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा है. आपको मैं और एक एग्जांपल समझो कि यहाँ पे दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेटर देन 1 की हम बात करें तो एवरी टाइम द प्रपोर्शनेट चेंज इन अ प्राइस इज ऑलवेज लेस देन प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, यानी डिमांड के जो चेंज हो गया उनसे प्राइस में चेंज कम होगा, सॉरी प्राइस में कम होगा एंड डिमांड में चेंज ज़्यादा होगा. यहाँ पे हम दूसरा कोई एग्जांपल ले सकते हैं कि समझो कि प्राइस जो है आर की वो इंक्रीज हो रही है 20%,
एंड जो डिमांड है वो फॉल्स हो रही है 80%। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 80 डिवाइड बाई 20, परसेंटेज 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 को हम यहाँ पे निकल रहे हैं 4, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है दैट इज़ द 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 इज़ अ ग्रेटर देन 1। तो जो भी कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। आगे हम यहाँ पे जो ग्राफ है उनको समझने की ट्राई करेंगे कि वाई एक्सिस डिटर्मिनेट्स दैट इज़ द प्राइस एंड एक्स एक्सिस डिमांड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब प्राइस हमारी P1 है उसी टाइम डिमांड M1, एंड प्राइस जब इंक्रीज हुई तो डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज होके M पे आ गई। इन द डायग्राम ऑन द डिमांड कर्व DD, यानी कि दिस वन, व्हेन प्राइस राइजेज बाय P1 अमाउंट, यानी कि यहाँ पे प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। द डिमांड फॉल्स बाय M1, तो यहाँ पे डिमांड क्या होगी, डिक्रीज है, तो हम फॉल्स बोल सकते हैं। अमाउंट विच प्रोपोर्शनेटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्राइस, यानी कि प्राइस में जो चेंज हो रहा है उनसे ज़्यादा यहाँ पे चेंज किस में होगा, डिमांड के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस में जो चेंज है उनकी जो हाइट यहाँ पे देख सकते हो कि इतनी ही है, लेकिन यहाँ पे डिमांड के अंदर जो चेंज है दैट्स दिस टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इज ऑब्जर्व फॉर लग्जरी गुड्स लाइक टेलीविजन एंड कार, यानी कि रिलेटिवली इलास्टिक जो डिमांड है वो कहाँ पे ऑब्जर्व हम कर सकते हैं, तो लग्जरियस गुड्स के अंदर, यानी कि टेलीविज़न है, एसी है, या तो कार्स के अंदर। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें याद रखना है कि रिलेटिवली इलास्टिक यानी कि डिमांड में जो चेंज होगा वो ज़्यादा होगा एंड प्राइस में कम चेंज। द नेक्स्ट दैट इज़ द रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। फ्रेंड रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड तो वहाँ पे जो था उनसे यहाँ पे थोड़ा उल्टा, यानी कि डिमांड में जो चेंज हो रहा है वो लेस देन प्राइस, तो डिमांड में जो चेंज लेस देन प्राइस। फ्रेंड आपको पता होना चाहिए दिस इज़ ग्रेटर देन एंड लेस देन, यानी कि हम यहाँ पे थोड़ा गुजराती में आया जाएगी। अगर जो भी गुजराती बैकग्राउंड के जो भी स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि जो हम बात कर रहे कि वहाँ पे हम ग बोलते हैं जिसे दिस वन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस वन ग यानी कि ग्रेटर देन, एंड जो ल हम बोलते हैं दिस वन यानी कि दिस लेस देन। तो ऐसे आप याद रख सकते हो अगर किसी को याद नहीं रहता है तो यहाँ पे जो डिमांड में चेंज हो रहा है वो प्रोपोर्शनली लेस देन प्राइस, यानी कि डिमांड में कम चेंज एंड प्राइस में ज़्यादा चेंज। व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड is proportionately lesser than the percentage change in a price, then such a demand is called relatively inelastic demand. For example, when price of commodity G rise by 20%, यानी कि प्राइस इंक्रीज हो रही है 20%, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्लस 20%, एंड एज अ रिजल्ट इट्स डिमांड्स फॉल्स बाय ओनली 5%, तो यहाँ पे आप -5 देख सकते हो, देन इट्स डिमांड इज कॉल्ड रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लास्ट में आंसर है दैट इज 0.25 एंड इट इज़ लेस देन 1, यानी कि ये जो हमारा फॉर्मूला है वो यहाँ पे सेटअप हो रहा है दैट इज द 0.25। when price elasticity is less than 1 then the demand is called inelastic demand of commodity। तो हमें याद रखना है कि inelastic की हम बात करें वहाँ पे जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी होगी वो लेस देन 1 होगी, और इलास्टिक की बात करें दैट इज़ द कि वहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी हो वो ग्रेटर देन 1 होगी। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, प्लीज़ आप रिलेटिवली इनइलास्टिक एंड रिलेटिवली इलास्टिक दोनों को रीड कर दीजिए, और बाद में हम इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड उनके बारे में आगे डिस्कशन कर रहे हैं। तो प्लीज़ कंटिन्यू कि आप 2 मिनट के लिए या तो 1 मिनट के लिए दोनों कंसेप्ट को जल्दी देख लो, और ज़्यादा देखना नहीं है, 3-3 लाइन है दोनों के अंदर। कैरी ऑन।
Okay, friend, welcome back. The next question, that is the income elasticity of demand, and you can see this question in page number 31. On the top of the page, the income elasticity of demand. तो फ्रेंड हमने जो प्रीवियस हमारा जो क्वेश्चन था दैट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपको याद होगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो मैं यहाँ पे आपको एक ब्लैंक पेज के अंदर समझा रहा हूँ. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या हो रहा था कि फ्रेंड जो प्राइस में चेंज हो रहा है उनकी इफेक्ट डिमांड में हो रही थी, लेकिन कितनी इफेक्ट हो रही थी, क्या प्रोपोर्शनेट में चेंज हो रहा था, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर जो रीजन था दैट इज द प्राइस, और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं दैट इज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इनकम में अगर कोई भी चेंज हो रहा है और उनकी इफेक्ट किसके ऊपर आएगी, दैट इज द डिमांड, यानी कि डिमांड के ऊपर जो इफेक्ट आ रही है इनकम की, तो कितना यहाँ पे कितने प्रोपोर्शनेट में डिमांड हमारी चेंज हो सकते हैं उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे. तो दोनों क्वेश्चन आप क्लियरली आप मीनिंग समझ रहे हो कि प्राइस इलास्टिसिटी में हम प्राइस की इफेक्ट देख रहे थे, इनकम इलास्टिसिटी में अगर हमारी इनकम में कितना चेंज हो रहा है और उनकी इफेक्ट डिमांड के ऊपर कितने प्रोपोर्शनेट में होने वाले हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. तो आप अपने बुक्स के अंदर पेज नंबर 31 या तो स्क्रीन पर भी देख सकते हो, दोनों सेम ही एक ही स्क्रीन पर, या तो आप बोल सकते हो कि बुक्स के अंदर पेज नंबर 31. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि एज अ प्राइस इज द कोज ऑफ चेंज इन डिमांड इन द कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने देखा था कि प्राइस जो एक रीजन था, एक कोज था फॉर द चेंज इन डिमांड, and income is the cause of change in demand in the concept of income elasticity of demand, यानी कि income elasticity of demand के अंदर जो यहाँ पे cause या तो जो reason हो that is the income. It means income elasticity of demand is a useful to measure change in a demand for a commodity with respect to change in the income of कंज्यूमर, यानी कि जो हमारी इनकम जो चेंज हो रही है उनकी इफेक्ट किसके ऊपर आने वाली है, डिमांड के ऊपर, तो वहाँ पे कितने प्रोपोर्शनेट में चेंजेस होने वाले हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे. मीनिंग ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो मीनिंग क्या है यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी का, इट इज़ द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिमांड फॉर अ गुड बिकॉज ऑफ चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर. फ्रेंड यहाँ पे लिख दिया है, देखो कि इनकम वर्ड आ रहा है, यानी कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इनकम में जो चेंज हो रहा है उनकी इफेक्ट हो रही है डिमांड के ऊपर, और हमारी डिमांड यहाँ पे चेंज हो रही है. इट कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्मूला एज अ फॉलो, तो आप यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला वो देख सकते हो कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन अ डिमांड डिवाइड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन अ इनकम, यानी कि डी डिवाइड बाय आई. और वहाँ की हम बात करें प्राइस इलास्टिसिटी में, तो यहाँ पे हम प्राइस के साथ डिवाइड कर रहे थे और यहाँ पे इनकम के साथ करेंगे, यानी कि डी डिवाइड बाय आई. तो ऊपर जो डिमांड का जो चेंज है वो तो दोनों में सेम ही रहेगा, दैट इज़ द प्रोपोर्शनल चेंज इन द डिमांड, लेकिन जो इनकम इलास्टिसिटी, तो हम यहाँ पे इनकम का जो चेंज, इनकम में अंदर जो भी चेंज हो रहा है वो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, और प्राइस इलास्टिसिटी होगी तो वी कैन डिवाइड बाय दी प्राइस, और वॉट एवर उसमें जो भी चेंज हो रहे हैं उनसे हम डिवाइड करेंगे. टाइप्स या तो डिग्रीज हम बोल सकते हैं कि डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो फ्रेंड जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था दैट इज़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उनके अंदर जो अलग अलग डिग्रीज की हमने बात की थी दैट इज़ द 5 डिग्रीज, और यहाँ पे भी अलग अलग 5 ही डिग्रीज होगी, लेकिन यहाँ पे आप देखना कि जो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी मेनली जो है वो 3 टाइप्स है. उसमें सबसे पहले हम बात करें दैट इज़ द पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो जो मेनली है वो 3 डिग्रीज यहाँ पे हम देख रहे हैं दैट इज़ द पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. When demand increase due to rise in income of the consumer or demand decrease due to fall in the income of consumer, then such changes in demand known as a positive income elasticity of demand. यानी कि फ्रेंड यहाँ पे हमें सिंपल याद रखना है कि अगर हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है, रीज़न क्या है, दैट इज़ द राइज इन इनकम, यानी कि इनकम इंक्रीज, तो हम बोल सकते हैं कि डिमांड क्या होगी हमारी इंक्रीज. एंड अगर समझो कि हमारी इनकम डिक्रीज हो रही है तो डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज, और जो यहाँ पे हम चेंज हो रहा है उनको हम बोल सकते दैट इज़ द पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहाँ पे भी अलग अलग 3 डिग्रीज है. तो फर्स्ट वन दैट इज़ द यूनिट इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, सेकेंड वन दैट इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी,
यानी कि ग्रेटर देन 1, एंड लेस देन यूनिटी यानी कि लेस देन 1। तो फर्स्ट वन दैट इज द यूनिक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फ्रेंड यहाँ पे जो इनकम इलास्टिसिटी होगी वो इक्वल टू 1, यहाँ पे आप देख सकते हो इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 व्हेन चेंज ऑफ डिमांड एंड चेंज ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर आर प्रोपोर्शनेटली इक्वल। तो फ्रेंड यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, चाहे डिमांड हो या तो इनकम हो, दोनों में जो चेंज हो रहा है वो क्या है, इक्वल चेंजेस है, एंड देन इट इज़ नॉन एज अ यूनिटरी इनकम इलास्टिक डिमांड। बी दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी, यानी कि 1 से यहाँ पे जो भी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से ग्रेटर रहेगी, ज़्यादा, यानी कि जो डिमांड में चेंज हो रहा है वो ज़्यादा चेंज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हेन चेंज इन डिमांड इज प्रपोर्शनेटली ग्रेटर देन चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देन दिस टाइप ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नोन टू बी ग्रेटर देन यूनिटी, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर जो चेंज हो रहा है ग्रेटर देन यूनिटी में, डिमांड में चेंज ज़्यादा हो रहा है लेकिन जो हमारी इनकम है उसमें थोड़ा चेंज हो रहा है, या तो हम बोल सकते हैं कि कंपेरेटिवली डिमांड से लेस या तो कम चेंज हो रहा है इन द इनकम। एंड द थर्ड टाइप दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी, यानी कि डिमांड के अंदर प्रपोर्शनेटली चेंज जो हो रहा है वो लेस देन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हेन चेंज इन डिमांड, यानी कि डिमांड में जो चेंज हो रहा है प्रपोर्शनेटली लेसर देन द चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देन दिस टाइप ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नॉन टू बी लेसर देन यूनिटी। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको याद रखना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वहाँ पे जो चेंज होगा वो एक है जो यहाँ पे हमारे यूनिटी वैल्यू 1, तो उनसे यहाँ पे जो चेंज होने वाला है दैट इज द लेस देन 1। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें जो तीनों डिग्रीज है, डिग्रीज ऑफ द पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो यहाँ पे हमने देखा था कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज तो डिमांड इंक्रीज, एंड इनकम डिक्रीज तो डिमांड डिक्रीज, और उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या तो इलास्टिक डिमांड। उनके अलग अलग 3 डिग्री, दैट इज द फर्स्ट वन यूनिट इनकम इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटी एंड लेस देन यूनिटी। एंड द नेक्स्ट डिग्रीज मेनली 3 डिग्रीज, उसमें जो नेक्स्ट है दैट इज द नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड। When the rise in the income of consumer, if the demand decrease, or with the fall of income of consumer, if demand increases, then such a elasticity of demand is known to be negative income elasticity of demand। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें इतना याद रखना कि अगर हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज हो रही है तो हमारी जो डिमांड है वो क्या होगी, डिक्रीज, एंड अगर हमारी इनकम जो है वो डिक्रीज हो रही है तो हमारी इनकम क्या होगी, इंक्रीज। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट याद होगा दैट इज द इन्फेरियर गुड्स। और इन्फेरियर गुड्स की हम बात करें तो वहाँ पे हमने देखा था कि सॉरी गिफन गुड्स, बाय मिस्टेक रॉबर्ट गिफन ने जो यहाँ पे एक अलग अलग गिफन गुड्स की बात की थी कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आप गिफन जो गुड्स है उनकी डिमांड आप क्या कर देते हो, डिक्रीज, एंड अगर आपकी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में हम देखें तो अगर आपकी इनकम क्या हो रही है, डिक्रीज, तो आप डिमांड को क्या करोगे, इंक्रीज। With the rise in the income of consumer, if demand decrease, और with the fall of income, यानी कि आपकी इनकम अगर फॉल डिक्रीज हो रही तो डिमांड क्या करोगे, इंक्रीज। नॉर्मली सम टाइम्स ऑफ इन्फेरियर गुड्स हैव अ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फ्रेंड यहाँ पे मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर समझ लिया है पूरा कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट वॉज गिवन बाय रॉबर्ट गिफन एंड द सच गुड्स आर नॉन एज अ गिफन गुड्स। और एग्जाम्पल भी आपके सामने है, बाजरा, या तो जो हम बोल सकते हैं कि कोर्स ग्रेन, क्लॉथ की बात करें कोर्स क्लॉथ, जो पामोलिन ऑयल या तो वेजिटेबल घी, ये सब गिफन गुड्स है कि अगर उनकी प्राइस सॉरी हमारी इनकम अगर इंक्रीज होती है तो जो लोअर क्वालिटी के जो भी गुड्स हैं उनकी डिमांड पे हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। एंड द थर्ड टाइप्स ऑफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज द जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि फ्रेंड अगर समझो कि हमारी जो इनकम है वो क्या हो रही है, इंक्रीज, लेकिन जो डिमांड है एज पर दी लॉ ऑफ डिमांड, या तो हम बोल सकते हैं कि जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं उसमें अदर देन प्राइस के अंदर इनकम था, और हम पता है कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो वहाँ पे हमारी डिमांड भी क्या होती है, इंक्रीज।
लेकिन जो जीरो इनकम इलास्टिसिटी है, जीरो यानी कि अगर हमारी इनकम भले ही इंक्रीज हो लेकिन जो डिमांड है वहाँ पे कोई चेंज होगा नहीं, दैट इज़ द जीरो चेंज, यानी कि हमारी जो डिमांड है वो कांस्टेंट रहेगी। विद द चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर इफ डिमांड ऑफ द गुड्स रिमेन अनचेंज, आप देख सकते हो यहाँ पे कि डिमांड जो है गुड्स की वो रिमेन अनचेंज यानी कि कांस्टेंट रही डिमांड, देन सच डिमांड इज नॉन टू एवर जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि हम उनको क्या बोलते हैं, दैट इज द जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Usually, these types of income elasticity can be found for a low price goods like salt, पोस्ट कार्ड, पिन्स है, मैच स्टिक है, या तो जो स्टेपलर पिन है उनकी हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे भी हमने एक एग्जांपल देखा था एक्सेप्शन के अंदर कि एक्सेप्शन में सोल्ट है या तो पोस्ट कार्ड होते जो पिन्स होते या तो स्टेपलर की पिन, अगर उनकी हमारी इनकम इंक्रीज होने से हम सोल्ट या तो पोस्ट कार्ड का यूज़ ज़्यादा नहीं करते जितनी ज़रूरी उतना ही, यानी कि हमारी इनकम भले ही इंक्रीज हो लेकिन उनकी जो डिमांड है वो क्या रहेगी यहाँ पे कांस्टेंट। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने टाइप्स या तो डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कशन कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री, और दोनों का मीनिंग आपको पता है कि सब्सटीट्यूट यानी कि हम ऑप्शनली यूज़ करते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि टुगेदर या तो जॉइंटली यूज़ करते हैं, लाइक सिम कार्ड एंड मोबाइल। तो you know that this if the mobile we have purchased new mobile, we have to use the सिम कार्ड, यानी कि आपको सिम कार्ड का यूज़ करना ही पड़ेगा तभी आप मोबाइल का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या इफेक्ट हो सकती है हम यहाँ पे आगे बात करेंगे। मैं आपको जो सब्सटीट्यूट गुड्स यहाँ पे दोनों पॉइंट दिए उनके बारे में कोई आपको ज़्यादा अब डिस्कशन हम नहीं करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट अब आते हैं कि क्या क्या इफेक्ट हो सकती है। when the demand of concerned commodity change in response to change in the price of its related goods, then the extent of such a change in demand is called cross elasticity of demand। यानी कि फ्रेंड हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि कंसर्न कमोडिटी यानी कि जो बोल सकते हैं कि जो ओरिजिनल कमोडिटी है वहाँ पे उनकी डिमांड में चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्स टू चेंज इन द प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड गुड्स या तो सब्सटीट्यूट या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, देन एक्सटेंट ऑफ सच चेंजेस इन डिमांड इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपको आप एक जो फॉर्मूला दिया है वहाँ से समझ सकते हो कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि जो चेंज हो रहा है proportionately change in demand for goods x divided by proportionately change in price of price for the good y, यानी कि जो y गुड्स है दैट इज द रिलेटेड गुड, यानी कि जो y गुड्स है वो या तो सब्सटीट्यूट गुड हो सकता है या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड, और जो x है वो यहाँ पे कंसर्न कमोडिटी या तो कंसर्न गुड्स दैट इज द x। तो अगर y की प्राइस में समझो कि कोई भी चेंज हो रहा है तो उनकी इफेक्ट कहाँ पे होगी, डिमांड फॉर द गुड्स x यानी कि कमोडिटी x के ऊपर, या तो हम बोल सकते हैं कि कंसर्न गुड्स के ऊपर। तो कौन से एक्सटेंट का क्या चेंज हो सकता है इन डिमांड इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर वो आपको फाइंड करना है तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर दैट इज द मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। The law of demand express an inverse relationship between price and demand of a good, but does not clearly specify the extent of change in demand। यानी कि फ्रेंड जो लॉ ऑफ डिमांड की हम बात करते तो वहाँ पे हमें पता था कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, यानी कि अगर प्राइस इंक्रीज तो डिमांड कॉन्ट्रैक्शन, अगर प्राइस डिक्रीज तो डिमांड एक्सपांड, बट डज नॉट क्लियरली स्पेसिफाई द एक्सटेंट, यानी कि कितने एक्सटेंट तक ये डिमांड चेंज होने वाली है वो हम यहाँ पे बता सकते नहीं है। If there is a 10% change in the price, this kind of specification is provided by concept of elasticity of demand, and there are various methods of measuring elasticity of demand। तो यहाँ पे और भी मेथड है कि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं, दैट इज द कॉमनली यूज मेथड आर, प्लीज अंडरलाइन, मेथड ऑफ प्रपोर्शनेट चेंज, सेकेंड मेथड दैट इज द टोटल आउटले मेथड यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, एंड द थर्ड वन दैट इज द जियोमेट्रिक मेथड। तो ये तीनों मेथड से हम यहाँ पे जो भी मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको सिर्फ तीन जो मेथड है वही याद रखने की ट्राई करनी है कि फर्स्ट वन दैट इज द मेथड ऑफ प्रपोर्शनेट चेंज इन प्रपोर्शनेट चेंज, द सेकंड वन दैट इज द टोटल आउटले मेथड, एंड द लास्ट वन दैट इज द जियोमेट्रिक
मेथड जो आप पेज नंबर 32 पे देख रहे हो, पूरा कंसेप्ट कि कौन कौन सी मेथड है जो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। और आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कशन किया वो फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, और टोटल यहाँ पे 5 डिग्रीज थी, तो पाँचों डिग्रीज के बारे में यहाँ पे थोड़ी डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड यहाँ पे मैं एक ब्लैंक पेज के अंदर ही समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, और आप अपनी बुक्स के अंदर पेज नंबर 28 ऊपर आ जाइए प्लीज़, कॉमन पेज नंबर 28। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में हमें याद रखना है कि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है डिमांड के अंदर वो इनफाइनाइट है, और जो प्राइस में चेंज हो रहा है वो जीरो या तो नेगोशिएबल चेंज है प्राइस के अंदर, नेग्लिजिबल चेंज, सॉरी नेग्लिजिबल यानी कि बोल सकते हैं कि बहुत कम चेंज हो रहा है प्राइस के अंदर। ओके, जो प्राइस है वहाँ पे जो चेंज है, 1 मिनट, प्राइस एंड डिमांड। ओके, यहाँ से हम समझेंगे कि प्राइस में जो फ्रेंड चेंज हो रहा है वो क्या है कि नेग्लिजिबल चेंज है, एंड जो डिमांड में जो चेंज हो रहा है दैट इज़ द इनफाइनाइट, यानी कि इनको हम बोल सकते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। द नेक्स्ट वन दैट इज़ द परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। आप देख सकते हो कि PID, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो चेंज हो रहा है डिमांड के अंदर जीरो चेंज, सॉरी डिमांड के अंदर जो यहाँ पे चेंज हो रहा है वो जीरो, लेकिन हम बोल सकते हैं कि प्राइस के अंदर चेंज होगा, तो यस प्राइस के अंदर चेंज होगा लेकिन डिमांड में चेंज होगा नहीं। तो उनको हम बोल सकते हैं कि प्राइस इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगी, जीरो रहेगी। एंड इन इलास्टिक, सॉरी इलास्टिक डिमांड की हम बात करें तो यहाँ पे इनफाइनाइट रहेगी। द नेक्स्ट वन दैट इज़ द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी कि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है दोनों में इक्वल चेंज, जितना प्राइस में चेंज उतना ही चेंज डिमांड में, एंड दैट्स वाई द यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ 1, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। एंड द फोर्थ वन दैट इज़ द रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कि रिलेटिवली इन इलास्टिक जो डिमांड है उनके अंदर जो प्राइस में चेंज हो रहा है वो चेंज होगा कम, एंड जो चेंज हो रहा है डिमांड में वो ज़्यादा। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होगी वो ग्रेटर देन 1। एंड द फिफ्थ दैट इज़ द रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि डिमांड में जो चेंज होगा, डिमांड में जो चेंज होगा वो थोड़ा कम होगा, लेकिन प्राइस में चेंज होगा वो चेंज ज़्यादा। दैट्स वाई द रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको इस तरह भी आप याद रख सकते हो शॉर्ट में लिख कर। तो अगर आपको समझो कि जो पूरे कंसेप्ट लिखे बुक्स के अंदर वो याद ना रहे, तो आप इस पेज की स्क्रीनशॉट लेकर समझने की ट्राई कर सकते हो। शॉर्ट में ही लिखा है कि प्राइस में नेग्लिजिबल चेंज और डिमांड में इनफाइनाइट चेंज। तो यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उनकी हम बात करेंगे तो इनफाइनाइट रहेगी। सेकंड जो है प्राइस इन इलास्टिक डिमांड, तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि प्राइस में चेंज होगा लेकिन डिमांड में जीरो चेंज, कोई चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पे जो प्राइस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो जीरो ही रहेगी। एंड जो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है वहाँ पे प्राइस में जो चेंज है इक्वल टू चेंज इन द डिमांड, इसीलिए जो यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज़ द 1। एंड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है जो प्राइस में वहाँ पे थोड़ा कम चेंज होगा और डिमांड में चेंज ज़्यादा रहेगा, तो ग्रेटर देन 1। एंड रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो यहाँ पे रिलेटिवली में ज़्यादा चेंज होगा प्राइस के अंदर और डिमांड में थोड़ा कम चेंज, दैट्स वाई द लेस देन 1। तो फ्रेंड जो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं, और आज का जो थर्ड चैप्टर था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि सेकंड एंड थर्ड दोनों चैप्टर कंप्लीट। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ द फोर्थ, एंड नाम आपको पता है कि सप्लाई, जो डिमांड एंड सप्लाई। तो हमने जो डिमांड चैप्टर कंप्लीट किया है उसी तरह यहाँ पे सप्लाई कॉमन चैप्टर है दोनों की। अगर आपको डिमांड का जो चैप्टर समझ में आ रहा है तो सप्लाई का चैप्टर आपको ईजिली आपको अंडरस्टैंड आप कर पाओगे, क्योंकि दोनों चैप्टर में थोड़ा ही कंसेप्ट का चेंज है, बाकी पूरा चैप्टर ही सेम ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ द सप्लाई।
एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।